हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास सेवेंथ में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा मोशन। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, कोई फास्ट मूव कर रहा है, कोई स्लो मूव कर रहा है ना। इस तरह की चीज़ें आप पढ़े होंगे। व्हाट डज द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट। कोई ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक पार्टिकुलर टाइम पे गैप पे, उसको क्या बोलते हैं। उसको आप पढ़े होंगे तो याद होगा, स्पीड बोलते हैं ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नॉन एज स्पीड। तो ये मूवमेंट के बारे में, मोशन के बारे में आप लोगों ने क्लास सेवेंथ में पढ़ा है मोशन चैप्टर में। यू ऑल्सो नो दैट मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन। आपने देखा होगा कि कोई बॉल रोल कर रहा है ज़मीन पे तो थोड़ी देर बाद वो स्लो हो जाता है। जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है, बैट से बॉल लगा तो पहले तो तेज़ी से बॉल ग्राउंड पे चलेगा, फिर थोड़ी देर बाद वो धीमे हो जाएगा और फाइनली वो रुक जाएगा। ये आप ऑब्जर्व किए होंगे। समटाइम इट में चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। और कभी कभी बॉल का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि बॉल मतलब जैसे फुटबॉल में अगर आप देखें तो बॉल इधर से उधर मूव होता रहता है, डायरेक्शन भी उसका चेंज होता रहता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट ऑल बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन। बॉल स्लो भी हो सकता है, जैसा आप देखते होंगे कोई गेम खेलते होंगे, फुटबॉल क्रिकेट का गेम या अदर कोई ऐसे गेम्स खेलते होंगे जिसमें बॉल की ज़रूरत होती है, बॉल की हेल्प से खेला जाता है। तो आप देखते होंगे कि बॉल कभी फास्टर मूव कर रहा है तो कभी स्लोअर, कभी उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है और कभी वो स्लो हो जा रहा है अपने आप। तो ये सब आप देखते होंगे। तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आएंगी कि आखिर ये कभी ये कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे बॉल हो, बॉल से अभी फ़िलहाल हम लोग समझ रहे हैं, बॉल के अलावा भी कोई ऑब्जेक्ट हो तो हम लोग के दिमाग में आएगा कि चीज़ें अचानक से स्लो कैसे हो जाती हैं या फास्ट क्यों रहती हैं पहले, फिर बाद में स्लो क्यों हो जाती हैं, ये अपना डायरेक्शन कैसे चेंज करती हैं। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं। तो चलिए इसको समझा जाए। लेट अस रिकॉल। रिकॉल मीन्स होता है चलिए कुछ चीज़ें याद की जाए जो हमारे डेली लाइफ में होती हैं, जो हम लोग करते हैं। जैसे कि एवरीडे एक्सपीरियंस, प्रतिदिन जो हमारा एक्सपीरियंस है, तो क्या क्या है उसको देखा जाए। जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल उसमें मूव करता है ना। देन व्हाट डू यू डू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर। अब कोई बॉल मूव कर रहा है, उसको फास्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको और ज़ोर से किक मारते हैं, यही करते हैं। तो वही ये बोल रहा है कि कोई बॉल ऑलरेडी मूव कर रहा है लेकिन उसको और फास्टर करना है तो क्या, उसको और तेज़ी से उसको किक करेंगे। हाउ डज ए गोलकीपर स्टॉप बॉल। और गोलकीपर जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं कैसे बॉल को स्टॉप करता है। या फिर हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप एक क्रिकेट मैच में फील्डर जो है बॉल को रोक रहा है फील्ड के अंदर, ये बाउंड्री के अंदर। तो इस तरह के आप इंसिडेंट देखे होंगे या खुद खेलते हुए एक्सपीरियंस किए होंगे। हॉकी प्लेयर चेंजेस डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल। ये हॉकी प्लेयर है और ये हॉकी स्टिक से बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो इस तरह के इंसिडेंट आप जनरली देखते होंगे, अगर आप गेम्स देखते होंगे टीवी पर, टूर्नामेंट वगैरह, या खुद खेलते होंगे तो एक्सपीरियंस किए होंगे। फ्लिक ऑफ द स्टिक। फ्लिक ऑफ द स्टिक मतलब वही हॉकी की स्टिक जो होता है उससे फ्लिक करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है बॉल का। इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इज ईदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इज डायरेक्शन इज चेंज। तो इन सारे केसेस में जैसा आप देख रहे हैं, चाहे फुटबॉल का केस हो या हॉकी गेम का हो, चाहे क्रिकेट का, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉल जो है कभी तेज़ मूव कर रहा है, कभी स्लोली मूव कर रहा है, या कभी उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। वी ऑफन से दैट फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज किक्ड। तो हम लोग अक्सर बोलते हैं या सुनते होंगे, लोग बोलते हैं कि हाँ इसने बॉल पे ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो वो बॉल बहुत दूर चली गई या बहुत तेज़ी चली गई, है ना। यहाँ जैसे यहाँ लिखा है अ बॉल व्हेन इट इज किक्ड। जब बॉल को किक किया जाता है तो लोग बोलते हैं अरे बहुत तेज़ फोर्स से मारा है, यानी किक किया है। तो पुश, किसी चीज़ को पुश करना या किसी चीज़ को थ्रो करना, फ्लिक करना, डायरेक्शन चेंज करना। व्हाट इज फोर्स। ये फोर्स है क्या, ये वर्ड फोर्स आखिर यहाँ पर आ गया। व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड। तो किसी बॉडी पर अगर ये अप्लाइड किया जाए तो क्या कर सकता है, ये फोर्स क्या है, और किसी बॉडी पे अगर लगेगा
तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा उस बॉडी पर। तो चलिए इन सब क्वेश्चन के आंसर हम लोग आगे पढ़कर समझते हैं। तो जैसा कि हेडिंग यहाँ दिया है 11.1 का, फोर्स अ पुश और पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना, धकेलना या पुल करना, खींचना क्या कहलाता है, फोर्स। और इसके बारे में सबसे पहले बताया था एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने। तो उन्होंने बताया था कि जब किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो इसी पुश और पुल एक्ट को ही फोर्स बोला गया है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि पिकिंग, किसी चीज़ को पिक करना, उठाना, किसी चीज़ को ओपन करना, शट करना, बंद करना, किक करना किसी चीज़ को, हिटिंग किसी चीज़ को मारना, और लिफ्ट करना जैसे किसी चीज़ को ऊपर उठाना, फ्लिकिंग किसी चीज़ का डायरेक्शन चेंज करना, जैसे कि हॉकी स्टिक से फ्लिकिंग कर रहा है खिलाड़ी, या पुशिंग धकेलना, पुलिंग खींचना। इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं किसी चीज़ को धकेला जा रहा है या खींचा जा रहा है, तो किसी काम को करने के लिए, कोई चीज़ मान लीजिए बैग उठाना है या कोई चीज़ बड़ा सामान धकेलना है, कार धकेलनी है, तो इस तरह के कोई भी एक्ट हो तो वहाँ पे अगर पुश या पुल हो रहा है तो वहाँ अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ फोर्स लग रहा है, क्योंकि पुश या पुल को ही फोर्स टर्म दिया गया है। ईच ऑफ दिस एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन मोशन। और ये सारी जो एक्टिविटी हम लोग अभी पढ़े हैं, इनसे कहीं ना कहीं क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज आता है। ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो चलने लगेगा, और चल रहा है तो रुक जाएगा, और उसके डायरेक्शन में भी चेंज आता है। तो ये सब हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। ठीक, अब आगे समझते हैं कि आगे क्या है इसमें मामला, तो ज़्यादा क्लियर होगा। पेज नंबर है 128। तो एक्टिविटी 11.1, इस एक्टिविटी में एक टेबुलर डाटा आप देखे होंगे, ये देख रहे होंगे आप। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, आइडेंटिफाई द एक्शन एज पुल और पुल, पुश और पुल। तो पुश और पुल को क्या बोलते हैं, खींचने या किसी चीज़ को धकेलने या खींचने को, एक्ट को क्या बोलते हैं, फोर्स। तो कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ दी गई हैं। पहली एक्टिविटी का आपको समझा दिया है, जैसे कि कोई बुक है टेबल पर रखा है, उसको हटाना है वहाँ से टेबल से, तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है। तो अगर कोई बुक टेबल पर रखा है, उसको हटाना है उस टेबल से, तो जाहिर सी बात है उस बुक को कोई उठाएगा, जाकर उठा करके फिर क्या करेगा, कहीं दूसरी जगह पर रखेगा। तो वहाँ पे पुश तो करेगा, है ना, ऑब्जेक्ट को पुश करेगा, साथ ही लिफ्ट करेगा, उठाएगा, और पुल करेगा, उठाने में जो फोर्स लगा वो पुलिंग भी एक तरह से खींच भी रहा है ना। तो यहाँ पे पुश और पुल दोनों लग रहा है, यानी फोर्स लग रहा है। इसी तरह से और भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जैसे डोर को ओपन करना या बंद करना। वहाँ पे भी डोर को ओपन करेंगे तो पुल करने वाला होगा, और डोर को बंद करेंगे तो पुश करने वाला एक्ट होगा, तो यहाँ भी फोर्स लग रहा है। तो इस तरह से सारी जो एक्टिविटी दी हैं, ड्राइंग अ बकेट, जो कुआं होता है उससे पानी खींचना रस्सी की मदद से, वहाँ भी पुलिंग लग रहा है ना। जब बाल्टी डाल लें धीरे कुएं के अंदर तो पुश हो रहा है, लेकिन जब बाल्टी को पानी भरा हुआ कुएं से बाहर खींच रहे हैं तो पुलिंग हो रहा है। तो पुशिंग एंड पुलिंग दोनों प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है। फुटबॉल प्लेयर जो है पेनाल्टी किक में गोल के सामने किक कर रहा है, तो यहाँ पे क्या पुश कर रहा है बॉल को, है ना। तो इस तरह की एक्ट जो है उसमें आपको पता करना है कि कहाँ पे पुश हो रहा है, कहाँ पे पुल हो रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो आप सभी एक्टिविटीज़ में देखेंगे कहीं ना कहीं पुश या पुल है, तभी ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है। देखिए क्रिकेट बॉल में क्रिकेट खिलाड़ी बॉल को हिट करता है, तो यहाँ भी क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, बॉल को अपने से दूर कर रहा है, क्योंकि बॉल, जो बॉलर है वो तो बैट्समैन की तरफ पुश किया बॉल, और बैट्समैन ने उसको पुश कर दिया किसी और की तरफ, यानी बाउंड्री की तरफ। मूविंग अ लोडेड कार्ट, ये एक भरी हुई गाड़ी है, पूरी लोडेड है, तो उसको मूव कराना है, वो उसमें भी क्या होगा, पुश करना पड़ेगा। गाड़ी को आगे चलना है तो उस पर प्रेशर बनेगा, वो पुल करेगा, गाड़ी खींचेगा। जितना ज़्यादा लोड बढ़ेगा गाड़ी के इंजन पर उतना प्रभाव पड़ेगा, तो गाड़ी उतना ही लोड को खींचने का प्रयास करेगा। तो यहाँ भी पुश और पुल का एक्ट होगा। ओपनिंग अ ड्रॉर, यानी कोई अलमारी है, ड्रॉर है, उसको खोलना है तो उसको पुल करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, है ना। और जब बंद करना है तो उसको पुश करना है। तो इस तरह से ऐसे ड्रॉर को ओपन करते हैं, खींच करके, पुल करके,
और जैसे ही बंद करना होता है उसको पुश कर देते हैं। तो आप इन सभी एक्टिविटीज़ में और बहुत सारी जो डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ हैं उसमें पा सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुश और पुल हो रहा है, कि चीज़ों को धकेला जा रहा है या खींचा जा रहा है, यानी हर जगह फोर्स काम कर रहा है। तो डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज पुल और पुश। तो वही बोल रहा है कि क्या आपने नोटिस किया कि हर एक जो एक्टिविटी दी गई है, जो प्रोसीजर दिया गया है, अलग अलग डेली लाइफ एक्सपीरियंस दिए गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं पुल और पुश लग रहा है। और इससे हम लोग इन्फर कर सकते हैं। इन्फर का मतलब कंक्लूड करना, यानी फाइनली हम लोग इन सब को देखकर, इन सारी एक्टिविटीज़ को देखकर ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए उस पर पुश या पुल फोर्स लगता है, यानी उसको धकेलना या खींचना पड़ता है, तभी हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। और साइंस की भाषा में, साइंस फील्ड में किसी चीज़ को पुश करना या पुल करना क्या कहलाता है कि वो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा है ना। Thus we can say that motion imparted to object was due to the action of a force। तो किसी ऑब्जेक्ट में जो मोशन आ गया है, मोशन इम्पार्टेड मतलब ये वर्ड आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इम्पार्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ पे थोपा गया। तो किसी, मान लीजिए कोई चीज़ रुका हुआ है और उसमें इम्पार्ट किया गया मोशन, यानी उसको मोशन में ला दिया गया। एकदम रुका हुआ था ऑब्जेक्ट, स्थिर था, हिल डुल नहीं रहा था, लेकिन उस पर कोई फोर्स लगाया गया जिसकी वजह से वो मोशन में आ गया, है ना। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आप डेली लाइफ में देख सकते हैं। यहाँ पर पहली जो है वो उसके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि ये सोच रही है कि मैंने क्लास 6 में पढ़ा है कि मैग्नेट जो है मैग्नेट जो है वो क्या करता है, आयरन के पीसेस को अपनी तरफ खींचता है। और तो ये अट्रैक्शन, तो जैसा कि आप सभी देखते होंगे कि मैग्नेट जो है लोहे के पीसेस को खींचता है अपनी तरफ। तो एक तरह का ये पुल हुआ, खींचना, और जहाँ पुल है वहाँ एक फोर्स है। व्हाट अबाउट द रिपल्सन बिटवीन द सिमिलर पोल। और आप ये भी पढ़े होंगे कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब अपोजिट पोल होते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जब सेम पोल होते हैं एक दूसरों की तरफ, तब क्या होता है, वो रिपेल होते हैं। तो यहाँ पे यानी पुश हो रहा है, जब सेम पोल आ जा रहे हैं तो एक दूसरे को धकेल रहा है, और अपोजिट पोल आ जा रहे हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ मैग्नेट के केस में भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये क्लियरली हमको दिखता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। जो फोर्सेस होते हैं, जो भी किसी तरह का पुल या पुश हो रहा है, वहाँ पे इंटरेक्शन होता है। अब ये इंटरेक्शन क्या है इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं एक पिक्चर है ना। तो पिक्चर में एक कार है, एक व्यक्ति बाहर खड़ा है, रुका हुआ है, अंदर व्यक्ति जो है वो शायद ड्राइविंग सीट पर है और गाड़ी चल नहीं रही है, गाड़ी भी रुकी है और ये व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है, ये भी रुका है। मान लीजिए कुछ देर बाद ये जो खड़ा व्यक्ति है कार को पुश किया, आप जैसा देख रहे हैं थोड़ा सा ये धकेला है, ये फोर्स लगा रहा है बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति, और कार थोड़ी सी आगे चलेगी धकेलने की वजह से, है ना। तो इससे आपको क्या क्लियर हुआ कि इस व्यक्ति के धकेलने से, इसके पुश करने से जो कार है थोड़ी आगे मूव की। शायद इसके इंजन में या कुछ प्रॉब्लम थी कि थोड़ा सा इसको पुश करना था कार को, तभी इसका इंजन स्टार्ट होता है। तो इस व्यक्ति ने थोड़ा सा कार को पुश किया, धकेला, और गाड़ी चल दी। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं आप, दो गर्ल्स हैं और एक दूसरे का ये हाथ, पंजे पकड़ी हुई हैं और एक दूसरे की तरफ पुश कर रही हैं। ये इसको धकेल रही है, इसको धकेल रही है ना। ऐसा गेम आप लोग खेले होंगे बचपन में, आप भी खेलते होंगे कि एक दूसरे को ये धकेल रही है पूरे फोर्स से। इसमें देखा जाता है कि कौन किसको पूरी तरह से फाइनली डिफीट कर देता है, हरा देता है, धकेल करके गिरा देता है। तो ये एक दूसरे को मतलब पुश कर रही हैं, एक दूसरे को धकेल रही हैं। और उसी के जैसा कुछ और केस है कि यहाँ जो दो गर्ल्स हैं ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्रॉस कनेक्शन करके, मतलब दोनों हाथ इंटरलॉक करके ये चक्री घूम रही है चारों तरफ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दूसरे को ये खींच रही हैं, और जैसे कोई एक दूसरे को छोड़ेगा वो दूर गिर जाएंगी, क्योंकि इतने ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे को खींच रही हैं और बहुत तेज़ी से रोटेट कर रही हैं, है ना। तो यहाँ पे पुल लग रहा है और यहाँ पे एक दूसरे को ये पुश कर रही थी। यहाँ भी ये व्यक्ति जो है कार को पुल कर रहा है और कार मूव कर जा रही है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, एक काऊ है और एक
जो उसको पालने वाला है व्यक्ति है, तो वो काऊ को खींच रहा है। तो काऊ, आप पिक्चर से देख सकते हैं कि बहुत परेशान हो गया है व्यक्ति और इसको खींच जा रहा है, काऊ हिल नहीं रही है, यानी कि काऊ भी इसको खींच रही है रस्सी को, और ये व्यक्ति क्या रहा है, काऊ को खींचना चाह रहा है। तो दोनों एक दूसरे पे पुल फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से इन सारे एक्टिविटीज़ से हम लोग को देख के क्या पता चला, जैसा कि यहाँ डिस्क्राइब किया गया है कि गर्ल्स जो हैं एक दूसरे को यहाँ पे पुश कर रही हैं, यहाँ पे पुल कर रही हैं, खींच रही हैं एक दूसरे को। गर्ल्स इन द टू सिचुएशन सो आर हियर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। जो दोनों पिक्चर्स में गर्ल्स का जो एक्ट दिख रहा है वो एक तरह से फोर्स का ही एग्जाम्पल है। एक जगह पे पुश फोर्स लग रहा है, धकेला जा रहा है, तो एक जगह पे खींचा जा रहा है, एक दूसरे को सब खींच रही हैं एक गेम में। इसी तरह से काऊ वाला भी केस है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। इन सारे एग्जाम्पल से ये तो क्लियर हो जाता है कि कहीं भी फोर्स लगने के लिए दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। यानी दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तभी फोर्स लगेगा, अदरवाइज फोर्स नहीं लगता है। तो यही इस टॉपिक का मेन मोटिव था समझाना कि फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्स वहीं पे लगता है जहाँ पे इंटरेक्शन होता है ऑब्जेक्ट के बीच में। और कितने ऑब्जेक्ट के बीच में? कम से कम दो ऑब्जेक्ट के बीच में। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, कार का इंजन मतलब मान लीजिए गड़बड़ था और थोड़ा उसको पुश चाह रहा था, है ना। तो एक तो ड्राइवर चाहिए थोड़ा सा इंजन को स्टार्ट करने के लिए, और पीछे उसका फ्रेंड है या कोई व्यक्ति है वो धकेला, तब कार चालू हुई। बिना इस व्यक्ति के कार धकेली नहीं जाती और ये कार नहीं चालू होती। तो यहाँ पे कार और इस व्यक्ति दो ऑब्जेक्ट का कनेक्शन आ रहा है, दो वस्तुओं का आप कह सकते हैं, वस्तु यहाँ पर। तो दो चीज़ों के कनेक्शन से ही फोर्स लग रहा है। ऐसे यहाँ पर भी एक दूसरे को धकेल नहीं है, अपने आप को तो धकेलेगी नहीं लड़की, तो एक दूसरे को धकेल नहीं, तो यहाँ भी फोर्स जो लग रहा है एक दूसरे का, ये इस पर फोर्स लगा रही लड़की और ये इस पर। तो यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट हैं। तो इसी तरह ये क्लियर करता है टॉपिक कि फोर्स लगने के लिए कम से कम दो चीज़ें, कम से कम एटलीस्ट, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम दो चीज़ें होंगी जिनके बीच में इंटरेक्शन होगा, कांटेक्ट होगा, और तभी फोर्स लगेगा। दस एन इंटरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, तो फोर्स लगेगा, जैसा कि आप इन सारे एग्जांपल्स में देख रहे हैं। बिना केवल सिंगल ऑब्जेक्ट से फोर्स नहीं लगेगा, कम से कम दो ऑब्जेक्ट या दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। फोर्स को थोड़ा समझा जाए, उसको एक्सप्लोर किया जाए। तो इसको सीधे एक्टिविटी 11.2 को समझते हैं। यहाँ पे पिक्चर दिया है, आप इसको क्लियरली देखें, पिक्चर ए एंड पिक्चर बी। पिक्चर ए में एक बड़ा सा कोई बॉक्स है, हैवी बॉक्स, और दो बॉयज़ हैं, इसको धकेल रहे हैं, दोनों एक तरफ से ही फोर्स लगा रहे हैं और इस बॉक्स को दूसरी तरफ धकेल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का जो फोर्स रहेगा जुड़ जाएगा और ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा और बॉक्स खिसक जाएगा अपनी जगह से। लेकिन अब दूसरा केस क्या है कि उसी बॉक्स को एक लड़का दूसरे डायरेक्शन से और दूसरा दूसरे डायरेक्शन से, यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में उस बॉक्स को फोर्स लगा के धकेल रहे हैं। तो ये दोनों सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों एक ही दिशा में फोर्स लगा रहे हैं और बॉक्स काफ़ी खिसक के दूर चला जा रहा है, जबकि यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस बॉक्स पे। तो यहाँ पे कुछ चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि अगर दोनों का फोर्स इक्वल है तो क्या होगा कि ये बॉक्स कहीं भी हिलेगा नहीं, यहीं पे स्टैटिक पोजीशन में रहेगा, यानी रुका हुआ रहेगा। लेकिन अगर किसी एक बॉय का फोर्स ज़्यादा लग गया इस बॉक्स पे, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट चला जाएगा। जैसे मान लीजिए ये ग्रीन शर्ट जो पहना है, इसने इस बॉक्स पे ज़्यादा फोर्स लगा दिया है, तो बॉक्स इस डायरेक्शन में चला जाएगा येलो शर्ट वाले की तरफ। और मान लीजिए कि इन दोनों में येलो शर्ट वाला ने ज़्यादा फोर्स लगा दिया है, तो बॉक्स इस तरफ चला जाएगा। और दोनों ने अगर इक्वल फोर्स लगाया तो बॉक्स कहीं भी हिलेगा नहीं, वहीं पे रह जाएगा। तो टू फ्रेंड पुशिंग अ हैवी लोड, दोनों मिल के यहाँ लोड पुश कर रहे हैं तो बॉक्स काफ़ी दूर तक जाएगा। लेकिन अब एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो डिपेंड करता है कि कितना फोर्स कौन लगा रहा है और ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा। तो ये आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि
पुशिंग और पुलिंग वाला प्रोसेस लग रहा है, धकेलने वाला, यानी फोर्स अप्लाई हो रहा है। यहाँ टग ऑफ वॉर गेम हो रहा है बच्चों के बीच में। यहाँ बॉयज़ हैं तीनों और यहाँ पे 2 गर्ल्स और एक छोटा बॉय है, यानी यहाँ थोड़ा सा वीक टीम है कह सकते हैं और यहाँ स्ट्रॉन्ग टीम है। तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पर कि टग ऑफ वॉर में एक लाइन बना रहता है और इसमें एक दूसरे की टीम को खींचना रहता है, और जो दूसरे की टीम को अपने लाइन की तरफ मतलब खींच लेगा तो वो विनर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पर भी वही सिचुएशन है जैसा कि ये 2 लड़के बॉक्स को इधर उधर धकेल रहे हैं एक दूसरे की तरफ। तो जिधर ज़्यादा फोर्स लगेगा, जिस ज़्यादा फोर्स से पुल करेंगे, खींचेंगे, मान लीजिए बॉयज़ हैं बहुत हट्टे तगड़े हैं, एकदम हेल्दी हैं, तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएंगे और सारे बच्चे, छोटे बच्चे, गर्ल्स इधर की ओर खींची चली जाएंगी और ये हार जाएंगी। और अगर मान लेते हैं कि ज़रूरी नहीं कि बच्चे कमज़ोरी हों, ये सब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, पुल करेंगे, तो ये सब इधर चले आएंगे। तो यहाँ पे पुलिंग फोर्स लग रहा है ना, एक दूसरे को पुल कर रहे हैं टग ऑफ वॉर में कि कौन किसको पुल करेगा। जिधर ज़्यादा फोर्स रहेगा उधर की तरफ ये विपक्षी टीम चली आएगी। तो ये सब हम लोगों ने पुशिंग एंड पुलिंग वाला एग्जाम्पल समझा। Sometime the rope will simply does not move. It is not similar to the situation shown in 11.3b. The team that pulls harder, that is applies larger force, finally wins the game. वही बोल रहा है कि जिस तरह से बॉक्स में जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा उसी के डायरेक्शन में वो चला जाएगा बॉक्स। जैसे ये लगाया तो इधर चला जाएगा ज़्यादा फोर्स से, और एक फोर्स ज़्यादा लगाया तो इधर चला जाएगा। वही सेम सिचुएशन यहाँ है कि यहाँ पे जो पुल करेगा उसकी तरफ दूसरी टीम के लोग खींचे चले आएंगे। तो ये वाई डू दिस एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ द फोर्स, व्हाट डू दिस एग्जाम्पल। अब इससे हम लोग को फोर्स का नेचर क्या पता चल रहा है उसको हमको लोग समझना है। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं दोनों बॉयज़ जो है एक ही डायरेक्शन में एक ही बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जब दोनों का फोर्स जुड़ जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर तक खिसक के जाएगा, है ना। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों का फोर्स माइनस होने लगेगा। जैसे इसका कुछ फोर्स है, इसका कुछ फोर्स है, तो अगर दोनों का फोर्स बराबर है तो इक्वल हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। जीरो फोर्स हो गया यानी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, वहीं पर रहेगा। और अगर किसी का ज़्यादा फोर्स है, किसी का कम है, तो मान लीजिए ये इसका फोर्स का वैल्यू मान लीजिए 5, ये इसका ग्रीन शर्ट वाले का, और येलो शर्ट वाले का मान लीजिए 2 फोर्स। अभी ये नंबर से मैं समझा रहा हूँ। तो इसका 5 है, इसका 2, दोनों का माइनस करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो 5 - 2 = 3। तो 3 किसका आएगा, इसका, क्योंकि इसका फोर्स का वैल्यू ज़्यादा था, यानी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा जिधर ये पुश कर रहा है। तो वही बताया जा रहा है कि जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ऐड होता है, और डिफरेंट डायरेक्शन में लगाते हैं फोर्स तो वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व एन एक्टिविटी 11.2। तो 11.2 और अदर एक्टिविटीज़ जो हम लोगों ने देखी पिछले पेजेस पे कि बॉक्स को पुश करना है अपोजिट डायरेक्शन में। रिकॉल दैट इन द टग ऑफ वॉर में भी टीम जो है, दोनों टीम इक्वली हार्ड, मतलब बहुत ही मेहनत से दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं टीम, और डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई हारा नहीं है। ये लाइन को क्रॉस ना इस टीम ने इधर, इस टीम के मेंबर ना इधर आए ना इस टीम के मेंबर इधर आए, यानी दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है। दैट्स वाई अभी तक कोई हारा नहीं है, जैसा कि पिक्चर में शो हो रहा है। यानी फोर्स, यहाँ पे फोर्स जो है बराबर है। दैट्स वाई क्या हो रहा है, कोई भी किसी को दूसरी तरफ नहीं खींच पा रहा है। सो वी लर्न दैट फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर। तो इससे हम लोग को समझ में आया कि फोर्स जो है ज़्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है दूसरे कंपैरिजन में। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और फोर्स का स्ट्रेंथ मतलब फोर्स का जो ताकत है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मैग्नीट्यूड पे, कितना मात्रा में फोर्स लग रहा है। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट। और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये भी हम लोग को जानना ज़रूरी है। ऑल्सो इफ़ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इट इफेक्ट्स ऑल्सो चेंजेस। अगर डायरेक्शन फोर्स का चेंज हो जाए या फोर्स का वैल्यू बढ़ जाए या घट जाए तो उससे क्या होगा, और सारे भी चेंजेस होते हैं। वो क्या चेंजेस होंगे अभी हम लोग समझेंगे। Does it mean that the net force on an object is zero if the two forces acting on it in equal opposite direction are equal?
जैसे पहली सोच रही है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स 0 है, इसका मतलब है कि दो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू। तो फोर्स का वैल्यू जो ये लगा रहा है, ये लगा रहा है, अगर बराबर है तो ओवरऑल फोर्स का वैल्यू इस ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, 0। और 0 का अर्थ क्या है कि ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा जब फोर्स ओवरऑल 0 ना हो। जैसे यहाँ पे दोनों का फोर्स जो लग रहा है वो जुड़ जा रहा है और कुछ फोर्स मान लीजिए 10, 5 कुछ है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। लेकिन जहाँ पे फोर्स 0 जा रहा है वहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि फोर्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हो, 0 ना हो। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, इन जनरल मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और ये भी हम लोग को जानना जरूरी है कि एक साथ कई सारे फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, लेकिन हम लोग एक पार्टिकुलर टाइम पर किसी एक के बारे में ही समझते हैं, बाकी को उस समय नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। तो चलिए आगे समझते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसको चेंज कर देता है फोर्स। अब इसका कहने का क्या अर्थ है उसको अभी हम लोग समझ लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे कि जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखिए कोई रबर बॉल है और उसको पुट इट ऑन द लेवल सरफेस, एक नॉर्मल सरफेस पे ज़मीन पर रख दिया गया है, या जैसे कि टेबल पे रख दिया गया है, टेबल के ऊपर या किसी फ्लोर पे रख दिया गया है। अब उस बॉल को पुश किया गया जेंटली मतलब हल्के से ऐसे धकेला गया है, तो बॉल जो है उस एकदम जो लेवल है, मतलब ऊबड़ खाबड़ नहीं है, एकदम लेवल जो फ्लोर है उस पर लुढ़कता जाएगा। डज द बॉल बिगिन टू मूव, तो क्या बॉल मूव करेगा, बिल्कुल मूव करेगा। पुश द बॉल अगेन, फिर उसको बॉल को मूव करिए। और बॉल मतलब ऑलरेडी जैसे कि एक बॉल है, मान लेते हैं ये बॉल है जो पेन का कैप है, तो ये मान लीजिए प्लेन सरफेस है, तो ये बॉल मैंने रखा और उसको ऐसे, या पेन को ले लेते हैं, बॉल है ऐसे लुढ़का दिया, तो ऑलरेडी ये मूव कर रहा है ना, कर रहा है। करते हुए फिर मैंने और इसको मूव कराया, लेवल पाथ पे है, एकदम प्लेन पाथ है, तो इस ऑलरेडी मूवमेंट था उसको और मूव कराया गया, पुश किया गया। इज देयर एनी चेंज इन इट स्पीड, तो क्या होगा कि मान लीजिए बॉल है, ये मूव कर रहा है, उसको और मूव करा दी, तो ये क्या हो गया, दूर चला गया, यानी इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ गई। तो यही यहाँ समझाया जा रहा है कि फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर देता है, यानी मोशन को बढ़ा सकता है या फिर घटा भी सकता है। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी, ये हम लोग समझेंगे इसको। जैसे कि कोई मूविंग बॉल है और आपके पाम में आकर, आपके हथेली में आकर लग रही है, और एज सून एज ए मूविंग बॉल टचेस इट, आपके जैसे ही आपके हाथ से बॉल टकराती है आप हाथ हटा लेते हैं। डज योर पाम अप्लाई ए फोर्स ऑन द बॉल, व्हाट हैपन टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ, डज इट इंक्रीज और प्लेस योर बॉल इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। जैसे कह रहा है कि कोई बॉल मूव करते हुए आपके हथेली पे लग गई, है ना, यहाँ कोई बॉल ऐसे है और आपके हथेली पे आके लग गई, तो हथेली जब आके लगेगी, मूव कर रही है बॉल, तो जैसे ही आपके हथेली लगेगी उसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि उसके मोशन को आपने पुश कर दिया और उसकी वजह से थोड़ा सा उसका क्या हो गया, स्पीड कम हो जाएगा। व्हाट वुड हैपन इफ़ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल, और मान लीजिए आप केवल टकराने दिए बॉल को, टकराने के बजाय आप अगर उस बॉल को पकड़ लिए हैं, तब क्या होगा, पकड़ लेंगे तो अल्टीमेटली उसका स्पीड 0 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को या स्पीड को बढ़ा देता है, घटा देता है, या 0 भी कर देता है। तो यही यहाँ पे कहने का अर्थ है कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को फोर्स चेंज कर सकता है, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल समझाया गया। अ बॉल एट रेस्ट बिगिन टू मूव व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, एक बॉल रेस्ट पे था, रुका हुआ था, जब उस पर पुश किया गया तो चलने लगा, बीच में आप हाथ लगा दिए तो उसका स्पीड स्लो हो गया, और उसको पकड़ लिए तो वो 0 हो गया उसका स्पीड। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशन वाइल टेकिंग अ पेनाल्टी किक, जैसे पेनाल्टी किक किया जाता है
फुटबॉल के गेम में, द प्लेयर अप्लाई ए फोर्स ऑन द बॉल। जो प्लेयर है किक मारता है, फोर्स लगाता है अपने पैरों से उस फुटबॉल पे। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट रेस्ट। और मारने से पहले, किक करने से पहले बॉल क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, एकदम रुका रहेगा। एंड और उसका स्पीड भी क्या रहेगा, 0, है ना। बॉल एकदम रुका हुआ है, किक नहीं किया गया है, और पेनाल्टी का जो है सीटी बजा दिया गया है रेफरी के द्वारा। फिर क्या होगा, जैसे ही फोर्स लगाएगा, जैसे किक मारेगा खिलाड़ी, बॉल मूव करने लगेगा गोल की तरफ, क्योंकि उसका निशाना क्या है, गोल करना है। तो गोल की तरफ वो किक मारेगा और बॉल में मूवमेंट आ जाएगा, वो मोशन में आ जाएगा। सपोज द गोलकीपर डाइव्स और जंप अप टू सेव द बॉल। और गोलकीपर का काम क्या रहेगा कि वो जो बॉल आ रहा है उसको रोकने का प्रयास करेगा, उसकी तरफ डाइव करेगा, कूद पड़ेगा। बाई हिज एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। और गोलकीपर का मेन लक्ष्य क्या रहेगा कि बॉल की तरफ वो झपट पड़े और उसके फोर्स को रोके। जो बॉल जिस फोर्स से, जिस मोशन स्पीड से आ रहा है उसको रोकने का प्रयास करेगा। द फोर्स अप्लाइड बाई हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल। तो जो ये झपट रहा है गोलकीपर बॉल की तरफ, जिसको पेनाल्टी किक से मारा है दूसरे टीम के खिलाड़ी ने, ये बॉल को क्या करेगा, या तो पकड़ेगा या फिर उसको दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देगा। यानी उसको वो ट्राई करेगा कि मेरे बॉडी से टकरा के कहीं और चला जाए, लेकिन गोल के अंदर ना जाए। तो इस सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड। तो वही प्रयास रहता है गोलकीपर का कि गोल होने से बच जाए। इफ़ द गोलकीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल, इट्स स्पीड डिक्रीजेज टू 0। और गोलकीपर अगर बॉल को पकड़ लेता है और गोल होने से बचा देता है, तो अल्टीमेटली बॉल जो बहुत तेज़ी से आ रहा था उसका अल्टीमेटली उसके हाथ में आकर गोलकीपर के वो रुक जाएगा और उसका स्पीड क्या हो जाएगा बॉल का, 0। तो यहाँ पे भी हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में बॉल रेस्ट पे था, रुका हुआ था, फिर खिलाड़ी ने किक किया तो मोशन में आ गया, स्पीड में आ गया, किक किया यानी पुश किया। फिर जैसे ही बॉल गोलकीपर के हाथ में आया तो गोलकीपर ने पकड़ लिया और फिर से बॉल का स्पीड 0 हो गया। तो इस तरह से जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंजेस ला सकता है, उसके मोशन को बढ़ा सकता है, उसमें मूवमेंट ला सकता है, या उसके मूवमेंट को 0 भी कर सकता है। दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। तो इन सारे ऑब्जर्वेशन से क्लियर हो रहा है कि एक जो फोर्स होता है वो क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज कर सकता है। कोई चीज़ नॉर्मल स्पीड से चल रही है तो उसको और ज़्यादा पुश करेंगे या पुल करेंगे तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, है ना, और इसी डायरेक्शन में उसको और कोई पुश कर दिया तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और उसको इस डायरेक्शन में, जैसे कि ये मान लीजिए ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, पेन का कैप, और ये इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है और इधर जा रहा है और इधर ही उसको और फोर्स लगा दिया गया तो बहुत तेज़ी से निकल जाएगा, यानी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, लेकिन इसको इधर फोर्स लगाएंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी या 0 हो जाएगी। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है, ये मतलब 2 या 3 पॉसिबिलिटी है कि बढ़ जाएगा, घट जाएगा या 0 हो जाएगा। 0 हो जाने का मतलब क्या है कि वो घट ही गया स्पीड। तो इस तरह से क्लियर होता है इन सारे एग्जाम्पल से कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करता है। इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, देन इट रिजल्ट इन डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो मैंने अभी समझाया कि कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है और इसके इधर चल रहा है ऑब्जेक्ट और फोर्स मैंने इधर लगा दिया, इसको आगे बढ़ने से रोक दिया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, ये कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कोई बच्चा मतलब कोई टायर है या कुछ किसी चीज़ को, हाँ, टायर को घुमा रहा है डंडे की हेल्प से। ठीक है, आई नाउ अंडरस्टैंड वाई स्पीड ऑफ द टायर इंक्रीजेज वेन एवर इट इज पुश्ड। तो आप देखेंगे ऐसा बहुत सारे बच्चे पहले क्या करते थे, अभी तो फ़िलहाल शायद रेयरली ये देखने को मिले। तो टायर को जब ये डंडे से ऐसे घुमाएगा एक सही फोर्स से, तो टायर घूमेगा और आगे बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा वो टायर को सही बैलेंस्ड वे में मारता जाएगा वैसे वैसे टायर का स्पीड बढ़ेगा
और टायर आगे भागता जाएगा। तो वही ये जो बूझो है कहा कि हाँ अब मैं समझ गया कि क्यों ये जो टायर का टुकड़ा है जिसको बच्चे इसको मार मार के गाड़ी की तरह चलाते हैं, इसका स्पीड कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि बार बार ये डंडे से मारता है। तो जितना ज़्यादा मारता है उसी डायरेक्शन में उतना ज़्यादा पुश फोर्स लगता है, और जिसकी वजह से इस टायर का स्पीड बढ़ जाता है। तो मोशन जो ज़्यादा हो जा रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? पुश फोर्स की वजह से हो रहा है, जो ये लड़का डंडे से पुश लगा रहा है इस टायर पर। पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहेली जो है वो जानना चाह रही कि क्या फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट का केवल स्पीड ही चेंज होता है या कुछ और भी चेंजेस होते हैं। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक ना, कि फोर्स केवल किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में या स्पीड में ही चेंज लाता है या और किसी चीज़ों में भी चेंज लाता है। फ़िलहाल आप इतना ही पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स और क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं।